हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन आज के टॉपिक में देखेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है कि कोई भी आप अगर एटम लेते हो और एटम के आपको आउटर शेल में से क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है ना। आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल के और उसको कन्वर्ट किस में करना है, आयन में। ठीक है। तो उस टाइम उस एटम को जो एनर्जी दी जाती है या जो अमाउंट ऑफ हीट दी जाती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। मतलब आप एक नॉर्मल लैंग्वेज मीनिंग में ये ले सकते हो कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर शेल ऑफ एन गैसियस एटम। ये बात ये हमेशा याद रखें कि गैसियस फेज में ही एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है। अब जब बात की जाती है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड्स क्या क्या होते हैं, तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तब आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, और जब आप अप टू डाउन जाते हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है। अब लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, एटम की साइज कम होती है। एटम की साइज कम होने के कारण क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण क्या होगा, अपने को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब आप अप टू डाउन जाते हो, अप टू डाउन जाते हो तो एटम की साइज क्या होती है, बड़ी होती जाती है। बड़ी होने के कारण क्या है ना, वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कम होने के कारण आप इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव कर सकते हो, इस कारण वहां पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होनी स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं डी ब्लॉक के ट्रेंड्स की। डी ब्लॉक के ट्रेंड्स की अगर बात की जाए तो एक बात आप हमेशा याद रखें, सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी आर ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। इनका मीनिंग ये है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन मीनिंग मतलब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, उसके बाद अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो वो हो जाएगी आपकी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और उसके बाद आप एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो वो हो जाएगी आपकी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है कि फर्स्ट में आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो वहां पे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो गया और न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसे अगर बात की जाए सेकंड और थर्ड में ज्यादा कौन सी होगी, तो थर्ड ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब आपने दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, वहां पे ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इन क्रोमियम वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी लो। ऐसा क्यों होता है, क्रोमियम की जब बात की जाती है तो वहां पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ही कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि क्रोमियम का अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो होता है 3d5 4s1। आगे आर्गन आ जाएगा 3d5 4s1। तो अगर आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे अगर वैलेंस शेल मतलब 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है तो पीछे कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा, 3d5। 3d5 क्या है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है जो कि स्टेबल होता है, और इसी स्टेबिलिटी के कारण क्रोमियम जल्दी से जल्दी क्या करता है, स्टेबिलिटी अटेन करने की कोशिश करेगा। इसके कारण उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। उसके बाद आप बात करते हैं कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी की बात की जाए तो वहां पे बहुत ही ज्यादा वैल्यू आती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। ऐसा क्यों होता है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी की बात की जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1d10ns2। मतलब जिंक के लिए 3d10 4s2, कैडमियम के लिए 4d10 5s2 एंड मर्क्यूरी के लिए 5d10 6s2। मतलब यहाँ पे फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है स्टेबल होते हैं, मतलब ये तीनों एटम्स क्या है, स्टेबल होते हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या देना पड़ेगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। इस कारण इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा आती है। उसके बाद आप बात करते हैं कि स्कैंडियम से जब आप लैंथेनम तक जाते हैं, 3d सीरीज से 4d एंड 5d सीरीज तक, स्कैंडियम से लैंथेनम तक जाते हैं तब तो आप देखते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, कम हो रही है। बट उसके अलावा जब आप अदर ग्रुप्स की बात करते हैं, स्कैंडियम के आगे टाइटेनियम से जब आप नीचे जाते हैं हाफनियम तक, तब आप देखते हैं कि वहां पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों होता है, तो होता ही है कि स्कैंडियम से लैंथेनम के बीच में कोई भी तरह के लैंथेनॉइड्स प्रेजेंट नहीं होते। पर जब आप इसके जस्ट अगले ग्रुप की बात करते हैं तो लैंथेनम के बाद 14 लैंथेनॉइड्स एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं, जिनमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की जो फिनोमिना होता है उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे
साइज छोटी हो जाती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और साइज छोटी होने के कारण यहाँ पे ये अप टू डाउन जाने पे बढ़ती है, एक एक्सेप्शन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात की जाती है कॉपर, निकल और जिंक, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से ज्यादा क्यों नहीं होती? क्योंकि जब इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं तो इनकी वह स्टेट स्टेबल स्टेट होती है। जैसे जिंक की बात की जाए तो जिंक में +2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो, आपको 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। कॉपर और निकल के केस में दोनों में अलग अलग फैक्टर काम करते हैं, बट हाँ अपन समझ सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम करती है और ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी ज्यादा नहीं हो सकती। एक हिसाब से अगर अपन बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा नहीं होने का कारण ये भी होता है कि वहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि जो इसके सीरीज के एक किनारे पे प्रेजेंट रहते हैं, फर्स्ट कॉर्नर पे एंड लास्ट कॉर्नर पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए बहुत कम प्रेजेंट रहते हैं, इसके कारण वहां पे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में वैरायटी देखने को नहीं मिलती। कॉपर में अपन देख सकते हैं एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है और निकल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, तो इसके कारण यहाँ पे ज्यादा वैरायटी देखने को नहीं मिलती और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स में वैरायटी। उसके अलावा अपन एक और बात करते हैं कि कोबाल्ट है, आयरन है, आयरन हमेशा Fe2+ और Fe3+ ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। उसका भी कारण यही है कि जब वो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे उसमें से तो वहां पे 3d5 कॉन्फ़िगरेशन मिलता है अपने को, जो कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसके कारण आयरन +3 के आगे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देता, +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। ऐसा का ऐसा केस कोबाल्ट में देखा जाता है। तो एक बात हमेशा आप याद रखें कि अगर किसी भी चीज के आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है, चाहे भले उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू चेक करनी है, चाहे एटॉमिक साइज की करनी है, सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, क्योंकि अपने को पता चल जाता है कोई ना कोई फैक्टर वहां पे काम कर रहा होता है। हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, है ना। तो सबसे पहले अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने चाहिए, उसी के बेसिस पे आप सारे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।